करंट न्यूज, उन्हें इन डेप्थ डिस्कस करेंगे ताकि हम सारी एग्जामिनेशन को क्या कर सके, पॉइंट कवर अप कर सके। जैसे कि वनडे एग्जामिनेशन करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, के अलावा एमपीपीएससी में 22 to 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, और यूपीएससी में तो करंट बहुत जरूरी माना जाता है। साथ ही साथ अगर आप किसी एग्जाम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी आपको करंट घटना जानकारी बहुत जरूरी होती है। तो इसी के एस एकेडमी लेकर आया है करंट अफेयर का एक वीडियो सी, इसमें आपको रोजाना करंट अफेयर जितनी आए हैं वो आपके साथ की जाएगी। हमारी डिस्कशन का फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, और बाद में हम सॉल्यूशन को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण की, तो एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करने चाह रही हूँ। एकेडमी लेकर आया है एक टेस्ट सीरीज जिसका नाम है मिशन काली 2.5। अब अगर हम बात करें तो इस टेस्ट सीरीज में आपको उपलब्ध क्या करवाया जाएगा, देखो, तो सबसे पहले तो एमपीपीएससी से संबंधित कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें करवाया जाएगा। टेस्ट किस मोड में हो, तो टेस्ट होंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। अब इन टेस्ट में आपको सुविधाएं क्या क्या है, तो आपको 25 यूनिट वाइज टेस्ट, 10 एफएलटी यानी फुल लेंथ टेस्ट, और 3 टी सेट के टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप इस टेस्ट सीरीज का भाग बनना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में, तो आपको आना होगा इंस्टीट्यूट के कैंपस पर, जो कि लोकेटेड है वेदा कॉम्प्लेक्स के सामने कुआ चौराहा पर इंदौर में। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड में, इसकी फीस है मात्र 111 रुपए। तो अगर आप ऑनलाइन मोड में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको गूगल प्ले स्टोर से जीनियस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो चलिए, अगर आप इस टेस्ट सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन आपकी स्वेच्छा से, तो आप क्या कर सकते हैं, संस्था से संपर्क कर सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपसे एग्जामिनेशन जा सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि एमपीपीएससी 2006 में पूछ चुकी है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किस लागू हुई, और इसका आंसर था वर्ष 2010 में। तो प्रीवियस ईयर में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है एमपीपीएससी के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या था कि प्रधान मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष लागू हुई। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में देखी गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की। अब देखो, कई बार ये पूछा जाता है कि ये संबंधित किस मंत्रालय द्वारा संचालित जा रही है। क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बाय विच में। अब हमारे पास यहाँ पर 4 मिनिस्ट्री दी गई है। पहली मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। दूसरा हमारे पास ऑप्शन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। थोड़ा सा यहाँ से तो हम सोच सकते हैं कि चूंकि हम ग्रामीण क्षेत्र पर फोकस कर रहे हैं, विशिष्ट ग्रामीण शहर के बात क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो, बट अभी हमें रुकना है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम यानी गृह मंत्रालय द्वारा संचालित, और तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट शहरी विकास मंत्रालय। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि इसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए। देखो, यहाँ पर चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन जो है वो किसी क्षेत्र विशेष के विकास कार्य से संबंधित है, बट चूंकि हम बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र विकास की, और उसके अंतर्गत भी हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की आधारभूत संरचना के विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगी ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये क्यों वर्तमान में आई, तो देखो 11 सितंबर 2024
क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना का कौन सा फेज लागू हुआ है? फोर्थ फेज। कौन सा फेज लागू किया गया है? इसका चौथा फेज लागू किया गया है। किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? तो इसे संचालित किया जाएगा रूरल मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। अब देखो, अगर हम बात करें तो ये क्यों लागू की गई है ये योजना? ताकि हम जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर 12 मासी सड़कों को ला सके। अब 12 मासी सड़कें मतलब ऑल सीजन रोड हमारे होने चाहिए, चाहे सीजन में कुछ भी चेंज हो रहा हो, कितनी भी बारिश हो रही हो, पर क्षेत्र में हमारे पास क्या होनी चाहिए? सड़कों की सुविधा होनी चाहिए। भारत के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज भी सड़कें सड़कें हैं तो बहुत ही जर्जर अवस्था में, मतलब बहुत बुरी हालत हो रखी है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसको क्यों बनाया गया है? ताकि सभी मौसम की सड़कों को जोड़ने क्या किया जा सके और साथ ही साथ गरीबी को कम करने के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था को कराना, मतलब रूरल एरिया है वहां पर रोड फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। अब देखो, अभी कौन सा फेज आया है? चौथा फेज आया है। पर हमें तो ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम है, अगर ये योजना इतनी महत्वपूर्ण है, तो ये लागू कब हुई, ये कब आई में, या इसे सरकार द्वारा कब एग्जीक्यूट किया गया? तो इसे लाया गया था 25 दिसंबर 2000 को। कब आई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी याद कर लो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी 25 दिसंबर 2000 को। कब आई थी? 25 दिसंबर 2000 को आई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और अगर हम बात करें तो इसका जो फोर्थ फेज है, ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके इसको इम्प्लीमेंट करेगी। कौन कौन? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा, दोनों मिलके इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन करेगी। और कब से कब तक चलेगा ये चलेगा वर्ष 2024 से लेकर वर्ष 2029 तक। और इसमें अगर हम बात करें कि टोटल कॉस्टिंग होगी, तो टोटल कॉस्टिंग होगी 70,125 70,125 करोड़ की अनुमानित लागत लगाई गई है यहाँ पर। और टारगेट क्या है इसके अंतर्गत? क्या हमारा लक्ष्य है कि हम 2500 किलोमीटर 62,500 किलोमीटर रोड को कनेक्ट करें 25,000 अनकनेक्टेड विलेज से। सोचो कितनी विस्मयी बात है कि भारत जब इतनी ज्यादा विकास कर चुका है, पर आज भी भारत में ही 25,000 ऐसे गांव हैं जिनमें रोड की सुविधा नहीं है। यदि आपके गांव में भी रोड की सुविधा नहीं है या वहां पर रोड की खराब हो रही है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस स्थिति को किस तरीके से समाधान किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें तो इन प्रीवियस फेज में क्या किया गया था कि जो रोड थी इनको इनकी एक्सेस बनाई गई थी मार्केट से, स्कूल से और हॉस्पिटल से। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत बहुत एमपीपीएससी में जा सकती है, यूपीएससी में प्रीलिम में पूछी जा सकती है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, कथन आधारित क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चित्रों में देखा गया अहेतुला लॉगरिस्टिक्स किस प्रजाति से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्रजातियां हैं, मकड़ी, मेंढक, स्नेक और फिश, स्पाइडर, फ्रॉग, स्नेक और फिश। तो अगर हम बात करें तो एक सांप की प्रजाति है, और वैसे भी अभी सांप तो चर्चा में चल ही रहे हैं, कोबरा तो चर्चा में चल ही रहे हैं। एलविश यादव का जब से केस आया है, एंटी वेनम वाला केस, है ना। चलो, तो अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये एक नई सांप की प्रजाति है जिसे अहातुल्ला लिंग्रोस्टिक कहा जाता है। भारत के अद्वितीय लंबे तुरन के साथ खोजी गई है और लंबे समय तक ये क्या है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि इनमें इनका जो नॉट है, जो गले वाला क्षेत्र, वो बहुत लंबा है। और ये लंबी रेंज का क्या है, एक सांप है। की क्षमता ये है कि ये कई
जो जलवायविक परिस्थितियां हैं उनके परिवर्तन के काल में भी ये क्या कर सकता है, ये आसानी से रह सकता है। चमकीले हरे और नारंगी भूरे रंग का ये होता है। ठीक है, एमपीपीएससी में संभावना बहुत कम है, पर अन्य एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रीज अल नजाह फिफ्थ अभ्यास की मेजबानी करता है? तो देखो, अल नगाह जो है, अल नगाह जो है और अल नजाह जो है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है भारत और ओमान के बीच। तो सबसे पहला तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है कि अल नजाह वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, अल नजाह युद्ध अभ्यास है, ये किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और ओमान के बीच होता है। तो यहाँ पर हमारे पास है चार ऑप्शन, पहला है भारत, दूसरा है भूटान, तीसरा है म्यांमार और चौथा है नेपाल। और अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हो जाता है हमारा प्यारा, सबसे प्यारा देश भारत। और ये जो प्रैक्टिस है अल नजाह के बीच होती है, ये होती है भारत और ओमानी मिलिट्री फोर्स की होती है। और इसका आयोजन किया गया है भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के साथ। कब? 11 से 22 सितंबर, यानी अभी ये एक्सरसाइज चल रही है ना। अब इसमें क्या किया जाएगा, देखो, इसमें जो एयरफोर्स के आपके विमान है, जैसे कि MiG-29 जगुआर लड़ाकू विमान, 17 ग्लोबल मास्टर, इन सब के साथ क्या की जाएगी, एक्सरसाइज की जाएगी। और अगर हम बात करें कि वह कौन सा वर्ष था जिसमें भारत और ओमान ने एक साथ युद्ध अभ्यास शुरू किए थे, तो पहला अभ्यास शुरू हुआ था वर्ष 2009 में। कब हुआ था पहला अभ्यास? वर्ष 2009 में हुआ था, जो अंतः क्रियाशीलता और परिचालन तत्परता को बढ़ाता है। भारतीय सेना ओमान के सलालाह में 13 से 26 सितंबर 2024 तक अभ्यास अल नजह 5 में भाग ले रही है, जो आतंकवाद विरोधी अभियान और रेगिस्तान युद्ध पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे क्या होगा, ये अभ्यास द्विवार्षिक रूप से आयोजित किए जाएंगे भारत और ओमान में, ये होता है आयोजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो आप याद रखेंगे हाइड्रोजन और इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमारी ऊर्जा की आवश्यकता को हम क्या करें, थोड़ा सा स्थानांतरित करें, हमारी जो एनर्जी कैपेसिटी क्या करें, थोड़ा सा शिफ्ट करें, हमारी एनर्जी नीड्स को थोड़ा सा शिफ्ट करें, ताकि हम क्या कर पाए, जो हमारे वे ऊर्जा के स्रोत है, वो एनर्जी रिसोर्स जो कि कैसे हैं, पर्यावरण अनुकूल है, इको फ्रेंडली है, हम उनको ऑप्ट कर सके। तो क्या क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, मतलब बहुत बड़ी घटना है ये, कहाँ आयोजित हुआ? तो देखो, यहाँ पर हमारे भारत के 4 शहरों का नाम लिखा गया है कि लखनऊ, जयपुर, चेन्नई और नई दिल्ली। तो आपको याद होना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। और इसकी अगर हम बात करें तो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी 11 सितंबर 2024 को, और ये कहाँ हुई थी? ये भारत मंडप दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। अगर हम बात करें कि क्यों इस आयोजन को किया गया, तो इसके पीछे हमारा लक्ष्य है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसे क्या करना, इसमें भारत को विश्व स्तर पर एक लीडर बनाना, ग्लोबल लीडर बनाना, एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए। और इसी से संबंधित स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोकार्बन क्या किया गया, कॉन्फ्रेंस की गई। के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस रिसेंट न्यूज वाज लॉन्च बाय इन विच ईयर? हाल ही में देखा, खबरों में देखा गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर हमारे पास 4 वर्ष दिए हैं ऑप्शन, 2019, 2020, 2023 और 2024।
अब अगर हम देखें तो ये जो है, ये क्या है? सबसे पहले तो ये एक नेचुरल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन किनका? एशियाटिक लायंस का। तो देखो यूपीएससी प्रीलिम में पूछा गया था कि एशियाटिक लायंस भारत की किस राज्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो एशियाटिक लायन मुख्य रूप से भारत के गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इन्हीं का जो एक अलायंस है, इन्हें बोला जाता है बिग कैट अलायंस। क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब अगर हम बात करें तो ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 2023 को। कब लॉन्च किया था? याद रखेंगे। अब अगर हम देखें तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन कौन सी ब्रीड्स या कौन कौन सी आपकी कैट्स आती हैं? तो यहाँ पर आते हैं टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यू। ये जो है जिनके हैबिटाट जो है वो ग्लोबली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सभी किस में आते हैं? ये सभी इंटरनेशनल कैट अलायंस में आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में का फैसला लिया? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक और गुजरात। और इसके आंसर की बात करें तो तेलंगाना सरकार ने क्या किया है कि 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस बनाने का क्या किया है? एक फैसला लिया है। और इस तरीके का जो फैसला है क्यों लिया गया? ताकि क्या किया जाए? हम ग्रामीण स्तर पर क्या कर सके? ग्रामीण स्तर पर विकास कर सके। तो याद रखेंगे कि तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजापालन दिवस मनाएगी। भारत में अगर हम बात करें तो हैदराबाद को हित करने का ये क्या है? ये एक उसका सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि भारत में हैदराबाद मिला कैसे? भारत में हैदराबाद को मिलाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। किसकी अध्यक्षता में या किसकी लीडरशिप के अंदर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप के अंदर हमने ऑपरेशन पोलो चलाया था। और इसी ऑपरेशन पोलो के द्वारा क्या हुआ था? भारत में विलय हुआ था हैदराबाद का। भारत में हैदराबाद मिल गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्य सचिव शांति कुमारी ने क्या किया? एक आदेश जारी किया कि जितने भी कार्यालय है, स्थानीय निकाय है, यहाँ पर क्या किया जाए? इस दिन ध्वजारोहण किया जाए। और याद रखेंगे क्यों है इसे केंद्र सरकार हरियाणा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाती है। तो याद रखेंगे कि जो भारत में हैदराबाद का विलय है, ये या हैदराबाद में जो भारत का एक इंटीग्रेशन हुआ है, किस ऑपरेशन के तहत हुआ है? तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन पोलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट fired the vertical launch short range surface air missile at which place? हाल ही में भारत ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस एयर मिसाइल किस स्थान पर किया? तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, चेन्नई, चंडीपुर उड़ीसा, पोखरण राजस्थान और विशाखापत्तनम। अब देखो पोखरण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पोखरण में क्या हुआ था? हमारे परमाणु टेस्ट हुए थे, न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि ये लोग हुआ है ऑर्गेनाइज चांदीपुर उड़ीसा में। क्या याद रखेंगे? चांदीपुर उड़ीसा में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज ब्रिक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वर हेल्ड? हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित? अब देखो ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी प्रीलिम में। ब्रिक्स में कौन कौन, इन निम्न में कौन सा देश ब्रिक्स का भाग नहीं है? तो आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए ब्रिक्स कब बना, इसमें सदस्य देश कौन कौन से, का मुख्यालय कहाँ है, कार्य प्रणाली क्या है ना, कब इसे फॉर्म किया गया, मेंबर कंट्री कौन कौन सी है, एम्स क्या है, ये किस तरीके से काम कर रहा है, इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित हुई?
ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेड। तो फर्स्ट ऑप्शन है रूस, दूसरा है चाइना, तीसरा है इंडिया और चौथा है ब्राजील। आंसर की बात करें तो रशिया में क्या हुआ है, ब्रिक्स क्या हुई है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे जो है वो गए थे। कौन है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? आपसे एमपीपीएससी प्रीलिम में पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो आप बताएंगे अजीत। कौन है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और अगर हम बात करें तो 12 सितंबर 2024 को क्या हुआ, अजीत डोभाल जी ने मीटिंग की है। किससे मीटिंग की है? रशिया के राष्ट्रपति से। कौन है रशिया के राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन जी हैं रशिया के राष्ट्रपति। और रूस ब्रिक्स के का क्या है, वर्तमान अध्यक्ष है। और 2024 में जितनी भी बैठकें होंगी सभी की मेजबानी कौन करेगा? रशिया के द्वारा ही किया जाएगा। और याद रखेंगे कि ये जो समिट हुई है ये कहाँ हुई है, ये हुई है रशिया के अंतर्गत। अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है which state in India has largest expanse of salt pan land, है ना? क्या क्वेश्चन है, सॉल्ट पैन लैंड का सबसे बड़ा विस्तार भारत के किस राज्य में, मतलब नमक के क्षेत्र का विस्तार भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो अगर हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी तटीय रेखा किस राज्य की है? आपको ये क्वेश्चन आज देखना कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे ज्यादा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश। अब देखो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है या ऐसा हुआ है, माना क्या जा रहा है कि सॉल्ट पैन लैंड का सबसे ज्यादा विस्तार देखा गया है आंध्र प्रदेश में। और ये कितना बड़ा क्षेत्र है, ये 256 एकड़ का क्षेत्र है जो कि मुंबई टू धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा क्या किया गया है, इस पर वर्किंग अप्रूवल भी दिया गया है। तो याद रखेंगे सॉल्ट बीच रेंज जो है ये कहाँ हुआ है सबसे बड़ा, आंध्र प्रदेश में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। मैं आपको यहाँ पर लिख भी देती हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत 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 क्वेश्चन है ये। देखो क्या क्वेश्चन है, रिसेंटली सीनियर सिटीजन ऑफ विच एज हैज बीन इंक्लूडेड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। तो यहाँ से आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इन विच ईयर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वाज लॉन्च्ड एंड इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है, इसके बेनिफिशियरी जो भी लाभार्थी हैं वो कौन कौन होंगे और इसके अंतर्गत किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। आपको इन सारी घटनाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एमपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक पूरी यूनिट है किसके अंतर्गत, हम इसको देखते हैं साइंस एंड टेक के अंतर्गत। ये पूरी यूनिट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं हेल्थ एसोसिएटेड टॉपिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है 70 ईयर ऑफ एज एंड अबो, दूसरा है 65 ईयर ऑफ एज एंड अबो, नेक्स्ट है 75 ईयर ऑफ एज एंड अबो एंड नेक्स्ट है 70 ईयर ऑफ एज एंड अबो। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है क्या एज, और ये एज अब कितनी कर दी है, 70 साल और उससे ज्यादा। और ये किसके द्वारा लिया गया डिसीजन, केंद्रीय मंत्रालय यूनियन कैबिनेट द्वारा लागू किया गया डिसीजन है। अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस वर्ष लागू हुई, ये लागू हुई थी वर्ष 2018 में। कब लागू हुई, वर्ष 2018 में ये योजना लागू हुई। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, आयुष्मान कार्ड दिए जाते हैं अक्रॉस 33 एंड यूनियन टेरिटरी। अब ये 33 स्टेट्स नहीं याद रखो, अब जितने स्टेट्स है उतने ही ना, हमारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ये 33 क्यों आ रहा है, सबको मिला के एक नंबर बताया जा रहा है। और ये कहाँ कहाँ नहीं दिया जा रहा है, दिल्ली में लागू नहीं है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में लागू नहीं है, मतलब टोटल 33 प्लेस पर। तो क्या है, कुछ हमारी स्टेट्स और कुछ टेरिटरी पर इसे लागू
किया गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वे कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू नहीं किया। तो वो है दिल्ली, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। इन्होंने अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री आरोग्य योजना लागू नहीं किया गया। और इसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम है कि बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए 6 करोड़ सिटीजन्स को। कितने? 6 करोड़ सीनियर सिटीजन, 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को क्या किया जाए, लाभ प्रोवाइड किया जाए, जिसमें 5 लाख रुपए का वार्षिक बीमा होगा। और यदि कोई वरिष्ठ नागरिक कवर किए गए परिवार का हिस्सा है तो कुल बीमा बढ़ाकर क्या हो जाएगा, 10 लाख रुपए हो जाएगा। और निजी और सार्वजनिक जो जो व्यक्ति हैं, ये क्या कर सकते हैं, इस बीमे का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप ये जो हमारा डिस्कशन हुआ, क्या चाहते हैं, ये पीपीटी चाहते हैं, ये पीडीएफ चाहते हैं, तो आप तो आप हमारे यूपीएससी क्या तो जीनियस एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ये इसका क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के डिस्कशन और आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल मिलेंगे और कल एक नया टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।